चलिए हम लोग अभी मौलिक अधिकार देख रहे थे, तो मौलिक अधिकार को अभी हम लोगों ने जो है अभी तक हम लोग 3 वीडियो इसके ऊपर कर चुके हैं, जिसमें अभी तक मैंने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो अभी तक सबसे पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए तक, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो आज जो है ये लास्ट वीडियो है मौलिक अधिकार का, जिसमें पूरा आज खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा आज लंबा हो जाए। तो आज हम देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है, और ये संपत्ति का अधिकार क्या था, इसको कैसे हटा दिया गया, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, और उसमें इसी के तहत जो रिट है, रिट भी इसी में पढ़ा देंगे। तो वही सब देख के आज कंप्लीट करेंगे। कौन से मौलिक अधिकार जो हमको मिले हुए हैं, मतलब सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हैं, वो सब इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा पूरा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। एक मिनट मार कर दूसरा ये देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, इसकी चर्चा जो हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 29 और 30 के बीच में की गई है। 29 पहले से ये याद रखना है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमारे चर्चा हमारे संविधान में किस आर्टिकल में किया गया है, तो 29 और 30 दो आर्टिकल है। तो 29 क्या है और 30 क्या है, इस बात को समझिए। तो 29 ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने की बात की गई है। अल्पसंख्यक किस आधार पर, जैसे वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं भाषा के आधार पर, वो हो सकते हैं लिपि के आधार पर, हो सकते हैं संस्कृति के आधार पर, वो हो सकते हैं धर्म के आधार पर, हो सकते हैं जाति के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा के आधार पर है, चाहे वो लिपि के आधार पर है, चाहे भाषा मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भारत में भाषा है बोडो, तो क्या है मतलब कि अल्पसंख्यक में आता है। बोडो हो गया, जैसे डोगरी हो गया, ये सब क्या है अल्पसंख्यक भाषा में आता है। तो जैसे लिपि हो गया, तो जैसे हमारी लिपि जैसे हिंदी की लिपि है, तो पंजाबी लिपि है, गुरुमुखी है, हिंदी में देवनागरी लिपि है। तो ऐसे ही जैसे कुछ लिपि है जो मान लीजिए अल्पसंख्यक में आता है, जो बहुत कम बोला जाता है। तो इसमें कहा गया है कि वो अपनी भाषा हो, लिपि हो, चाहे संस्कृति हो। संस्कृति कहने का मतलब ये, जैसे कि मान लीजिए हमारी संस्कृति क्या है, जैसे कि आप साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में देखिएगा तो यहाँ भी संस्कृति चेंज होता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चल जाए, असम साइड में, तो उधर संस्कृति चेंज हो जाता है। तो संस्कृति के आधार पर, या धर्म मतलब क्या, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जाति जैसे विभिन्न जातियां हैं। तो इसमें जो है किसी के आधार पर जो है उसको शिक्षा संस्थान में जाने से वंचित नहीं करेगा। मान लीजिए कोई शिक्षा संस्थान है सरकार का, मान लीजिए सपोज दैट JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है। तो मान लीजिए वहाँ पर जो है कोई ये नहीं बोल सकता, जैसे कि बिहार में, तो बिहार में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, मगधी बोली जाती है मतलब कि मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। सपोज दैट कोई मैथिली वाला बच्चा अगर मान लीजिए JNU में जाता है, जिसको सिर्फ मैथिली आता है, सपोज दैट बिहार से कोई ऐसा लड़का है जिसको सिर्फ मैथिली ठीक ठाक आती है, तो मान लीजिए JNU में जाएगा एडमिशन लेने के, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको मैथिली आती है तो आपको हम यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, नहीं, उसको भी एडमिशन मिलेगा। या मान लीजिए लिपि, तो मान लीजिए कोई ऐसा लिपि है जो मतलब सिर्फ बहुत ही कम रेयर में जो है भारत में है, और वो बच्चा अगर मान लीजिए जाता है आपको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, उसको भी एडमिशन दिया जाएगा। या संस्कृति के आधार पर, मान लीजिए अगर कोई साउथ का संस्कृति अलग है, वहाँ लोग नॉर्मली लुंगी पहन के रहते हैं, तो मान लीजिए अगर वो लुंगी पहन के मान लीजिए अगर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनको ये नहीं कहा जाए कि आपकी संस्कृति अलग है, आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। चाहे जैन धर्म में ले लीजिए, तो जैन धर्म की संस्कृति सबसे अलग है, वो उसमें 2 भागों में बटा हुआ है। उसमें जो एक श्वेतांबर है, दिगंबर है। दिगंबर लोग जो है नंगे रहते हैं हमेशा, जो आप देखिएगा उसके जो मुनि लोग होते हैं वो नंगे रहते हैं। तो सपोर्ट है, तो वो अगर नंगे भी आते हैं तो उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी संस्कृति है। अगर वो नंगे ही जाते हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन है कि जो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी जो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं, वो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, लिपि के आधार पर हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं। उनको किसी भी शिक्षा संस्थान में जो है एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता है, सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो। तो अब इसमें ये तो कह दिया गया। और 30 में क्या कहा गया है, 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है, जो भी यही जो अल्पसंख्यक की परिभाषा जो मैंने पहले ऊपर बता दिया, वो अल्पसंख्यक जो है अपनी रुचि के अनुसार कोई शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों कि आप देखिए कितना बेहतरीन रूप से हमारे संविधान को सजाया गया है। पहले कहा गया है कि हम जो है भाषा, लिपि या किसी भी संस्कृति या धर्म या जाति के आधार पर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको किसी भी शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सपोज आप ही सोचिए कि मान लीजिए कोई दिगंबर जैन धर्म का कोई आदमी जाता है, अगर कोई मतलब वो लोग तो नंगे रहते हैं, अगर ऋषि मुनि सपोज अगर वो चल जाते हैं मान लीजिए
जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसको खुद ही एक और फील होगा कि सभी लोग उसकी तरफ एक देखेंगे, वाह क्या है, नहीं है नहीं है। मान लीजिए अगर कोई क्या कहता है साउथ इंडिया से कोई लुंगी पहन के आ जाए, गमछा पहन के आ जाए, वो लोग तो ऐसे रहते, साउथ मूवी देखिएगा, अब आ जाए तो होगा, मान लीजिए क्लास में बैठा है तो एक अलग रूप से सब उसको देखेंगे, उसको खुद ही अलग फीलिंग होगी, तो खुद ही नहीं पढ़ पाएगा वहां पर। तो उसमें बता दिया है कि अल्पसंख्यक जो है 30 में बोल दिया है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा में दे दी, वो अपनी रुचि के अनुसार जो है शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और सरकार उसका भी ख्याल रखेगा। जैसे कि सरकार खोलती है ना, जेएनयू खोली है, चाहे कोई अन्य यूनिवर्सिटी खोलती है, तो उसकी भी सहायता करेगी यूनिवर्सिटी खोलने में। तो अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। इसी के तहत देख सकते हैं जैसे कि मुस्लिम लोग जो है मदरसा खोल सकते हैं, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसे संस्कृत क्या है वो भी अल्पसंख्यक में आता है, संस्कृत कहाँ कोई बोला जाता है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो भी सरकार चलाता है। तो एग्जाम्पल वैसे ले सकते हैं, मदरसा ले सकते हैं, चाहे आप संस्कृत विश्वविद्यालय ले सकते हैं। तो 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, वो भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पर जो है किसी शिक्षा संस्थान में उनको जाने से रोका नहीं जाएगा। 30 में कहा गया वही अल्पसंख्यक जो अपने रुचि के अनुसार कोई शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रशासन खुद कर सकते हैं, सरकार उनकी भी सहायता करेगी। तो यही था 2 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई थी, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो हम चर्चा कर रहे थे रोज 3 वीडियो में मैंने बता रहा था आपको। एक 31 में मैंने आपको बताया था, और एक जब मैंने आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार जब 19 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार। तो 19 के 6 और 31 दोनों को यहाँ पर दोनों में अभी समझा दे रहा हूँ ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। 19 के 6 में क्या था कि जो संपत्ति हमने खुद खरीदा है, सपोज जो संपत्ति मैंने खुद खरीदा है तो उस पर भी मेरा अधिकार, पहले क्या था वो भी मेरा एक मौलिक अधिकार था। और 31 में क्या था, जो मेरी पुश्तैनी जमीन, जैसे हमारे दादाजी का जो होगा, दादाजी के तहत मेरे पिताजी को मिला, पिताजी के तहत जो है हमको वो संपत्ति पर अधिकार मेरा होगा। तो इस पर संपत्ति का अधिकार जो है 19 के 6 में था, जो खुद खरीदा है वो भी आपका पहले मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था। और जो पुश्तैनी जमीन थी वो भी हमारा जमीन था, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता था, ना हमसे सरकार छीन सकती थी, ना हमसे कोई पब्लिक छीन सकती थी। लेकिन इसमें क्या इसको हटाना बहुत जरूरी था। बात को समझिए कैसे जरूरी था। जब भी हमारा मौलिक अधिकार था तो जैसे आप देश के विकास में बहुत मतलब की बाधा डाल रही थी। जैसे कि मान लीजिए आप सरकार को कोई रेलवे लाइन बिछाना है, सपोज दैट, चाहे रेलवे, चाहे मान लीजिए कोई हाईवे बनाना है, मान लीजिए सपोज दैट कि दरभंगा के किसी मतलब कि कोई ऐसा ग्राम आता है, उसी गाँव से जो है हाईवे बनाना है जो नेपाल तक जाएगा। तो पहले क्या था कि अब वो हम जमीन तो हमारा मौलिक अधिकार है, अब सरकार उसको लेना चाहे, जैसे बोले कि हमको दीजिए, हमको तो जनता बोला था कि हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे। अगर जबरदस्ती लेती थी तो सीधे बताएंगे 32 से 226 के तहत जो है कोर्ट चली जाती थी, कोर्ट भी उसकी सहायता करती थी कि नहीं इसका मौलिक अधिकार आप नहीं छीन सकते थे। तो ऐसे में देश का विकास कैसे होता है, जैसे कि ऐसे में जो हमारे देश का विकास कैसे होता, जैसे कि अब पहले आप मान लीजिए कोई रेलवे लाइन ही बिछाना है, तो रेलवे लाइन बिछाना है तो पहले क्या था कि अब किसी का जमीन बीच में आ गया तो कहा कि हम नहीं देंगे, तो आगे जाकर वो अगर वो मान भी गया तो आगे वाला बोला कि अब हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो ऐसे में अब रेलवे लाइन जो है वो पटरी के तहत तो जो ऐसे नहीं घूमेगा। तो उसी के लिए आगे जो है इसमें संशोधन किया गया। इसमें जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने जो है संशोधन किया और इसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है हटा दिया। मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाना जो भी इसको जो है बहुत जरूरी था, जरूरी नहीं होता तो आप समझिए क्योंकि देश के विकास में फिर ये रोड़ा डालता। तो यही जो हमारा 30 और 31 जो है खत्म हो गया। अब आता है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जैसे कि पहले आप मान लीजिए कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे हैं, तो इसी 6 प्रकार के अगर मौलिक अधिकार का अगर हम हनन होगा, अगर हमारा कोई इसका शोषण करता है तो इसकी रक्षा करने वाला भी कोई होना ही नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमको अगर कोई बीमारी होता है तो अगर कोई डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो उसका इलाज कैसे करेगा। तो उसी के तहत जो है आर्टिकल 32 में जो है इसमें कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है इसको जो है संविधान का आत्मा कहा, इसी को संविधान का हृदय कहा जाता है, इसी को जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है, चाहे मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। अब इसके तहत जो अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करते हैं। तो रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो रिट जो वैसे अलग चैप्टर में है, लेकिन इसी के तहत जो मैं 5 प्रकार के रिट आपको समझाऊंगा। तो 5 प्रकार के रिट होते हैं। तो रिट कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के रिट होते हैं। और रिट कौन कौन से है, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और 5वां है उत्प्रेषण। अब ये क्या है, पांचों को मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका इंग्लिश जो होता है हॉबियस कर्पस, इस बार अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो लोग भी देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है,
और उसका मतलब कि आपको जो मैंने पहले बताया था कि उसको 24 घंटे के अंदर जो है किसी नजदीकी जो है मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। लेकिन मान लीजिए सपोज कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है और मनमानी तरीके से जो है उसको 24 घंटा से ऊपर जो है हो गया, उसको किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं गई, तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आपका अगर कोई सगी संबंधी है तो अगर जाएगा नजदीकी न्यायालय में, बोलेगा कि मेरे संबंधी को गिरफ्तार करके रखा गया है, 24 घंटा से ऊपर हो गया है और किसी न्यायालय में लेकर नहीं लाया जा रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके तहत क्या है कि सशरीर मतलब कि उसके शरीर के साथ जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट में लेके जाना होगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन ये 24 घंटा में जो जाने का समय लगेगा, मतलब कि जो मान लीजिए उसका दूरी मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है सपोज है, तो जाने का जो समय लगेगा उस समय को गिनती नहीं किया जाएगा। समय में जो आने जाने का जो समय होगा न्यायालय का, उस मतलब कि जो मान लीजिए थाना से जो है न्यायालय जाने का समय अगर 2 घंटा लगता है तो 24 घंटे के अंदर उस 2 घंटे को जो है काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। परमादेश मतलब क्या होगा, किस आदेश से, ये जो है किसी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है ये रिट जारी करता है। परमादेश कहने का मतलब कि किस आदेश से, मान लीजिए सपोज दैट कि आपको लगता है सपोज दैट कि मान लीजिए कोई ऐसा मान लीजिए कि कोई सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ लगता है कि जो डॉक्टर जो है अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जो है मरीज का जो ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, डॉक्टर लोग सही समय पर आ नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आप कहेंगे कि ये जो हमारे जो है मतलब कि हमारे टैक्स से जो उनको पैसा मिल रहा है तो ये गलत उपयोग हो रहा है। तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए जो डॉक्टर साहब है फलाने मतलब कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं जो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर ऑर्डर देगी कि आप किस आदेश से, मतलब हम आपको आदेश देते हैं, हम आपको आदेश दे रहे हैं कि ये काम कीजिए। अगर ये आदेश मान लीजिए इतने समय के अंदर जो है आप ये काम कीजिए, अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो अगर आपको जो क्या कह सकता है, आपको सस्पेंड नहीं, आपको जो है डिसमिस भी कर दिया जा सकता है। जैसे कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश को नहीं मानते हैं तो आपको क्या किया जा सकता है, उस जो डॉक्टर है उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। जैसे आप इसमें इसी के तहत जो मान लीजिए अगर आपको लगता है, मान लीजिए आपका कोई मान लीजिए कोई सगा संबंधी है, आपको लगता है कि वो जो है फर्जी तरीके से किसी चीज़ में बहाल हो गया है, मान लीजिए सबको लगता है कि आपको जो कोई आपका फ्रेंड ही है वो फ्रेंड जो है मतलब कि फर्जी तरीके से जो है पुलिस में भर्ती हो गया है और आपके पास इसका एविडेंस है, तो आप जाके किसी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए हमको लग रहा है कि ये फर्जी तरीके से जो ये हमारे पास एविडेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको ये जो रिट जारी करेगी, कौन सा रिट जारी करेगी, तो मैंडेमस परमादेश, उसे पूछेगी कि आप किस अधिकार से जो है आप किस मतलब कि किस मतलब किस अधिकार से जो है आप इसको बताइए और उसको फिर ये देना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेकिन इस पर अधिकार रखना कि ये दो चीज जो है दो व्यक्ति पर ये लागू नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो है ये जो मतलब रिट है वो जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान के सर्वोच्च होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैसे कि अगर संघ सरकार में जाएगा तो राष्ट्रपति वहाँ प्रमुख होते हैं और अगर राज्य में आएगा तो राज्यपाल वहाँ के प्रमुख होते हैं। तीसरा हमारा आता है अधिकार परीक्षा, इसको कहते हैं क्यू वारंटो, इंग्लिश में कहते हैं क्यू वारंटो, मतलब किस अधिकार से, सॉरी मैंने ऊपर ही परमादेश में अधिकार बोल दिया, थोड़ा एक्चुअली तेज बोलने का कारण हो गया। तो किस अधिकार से, तो आपको लगता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि जो मैंने पहले बोल दिया वो इसमें अधिकार वाला इसमें है, थोड़ा गलती से बोला गया उसमें। तो किस अधिकार से आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कि फर्जी तरीके से किसी चीज में भर्ती हो गया है, तो आप जो है जो केस कर सकते हैं कि देखिए हमको लग रहा है कि फर्जी तरीके से है, तो फिर जो है उसको रिट जारी किया जाएगा। कौन सा, ये अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, और उससे पूछा जाएगा कि किस अधिकार से जो आप इसमें ये संस्था में आप जॉब कर रहे हैं, और जिसने उसको जॉब दिया है उससे पूछा जाएगा कि आपने किस अधिकार से इसको रखा है। पूरा उसका एकदम हिस्ट्री निकाला जाएगा, जब से उसने एग्जाम दिया था, कैसे क्वालिफिकेशन उसका सब कुछ चेक किया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट पूछे किस अधिकार से, तो यही होगा 3 प्रकार का। पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें जो है सशरीर प्रस्तुत करना है 24 घंटे के अंदर। परमादेश, हम आदेश देते हैं अगर कोई सरकारी कर्म, ये प्राइवेट संस्था के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है परमादेश। ये जो मैंडेमस है किसी भी प्राइवेट संस्था है उसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, सब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो अपना मान लीजिए नहीं खोल रही है, वहाँ नहीं इलाज कर रही है, तो उसका मन हम खोले चाहे नहीं खोले, आपकी भी जो मरीज है उसका भी मन आप जाए चाहे नहीं जाए, तो अपना उसका प्राइवेट है। जो जब भी ये जो रिट जारी किया जाएगा हमेशा सरकारी संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाएगा परमादेश। तो हम आदेश देते हैं, उसका अगर आदेश का अवहेलना करते हैं तो उसको सस्पेंड तो छोड़िए उसको डिसमिस किया जा सकता है।
तीसरा है अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से, तो सब समझा दिए। चौथा आता है प्रतिषेध, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोक देना। ये होता है जो सीनियर कोर्ट है जो अपने लोअर कोर्ट को जारी करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट, जो ऐसा कोई न्यायालय है जो बीच में मतलब कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए सपोजेड कोई ऐसा पटना हाई कोर्ट है, सपोजेड पटना हाई कोर्ट है और इसी के सटे जो है हमारे बिहार के सटे जो है पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के कोई केस के जो है सपोज पटना हाई कोर्ट ही देखने लगी और वहाँ के व्यक्ति को पता लगा कि उस व्यक्ति जानकार है, उसको लगता है कि नहीं ये जो पटना हाई कोर्ट के अंदर में नहीं आता है, तो केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए कि ये जो पटना हाई कोर्ट है अपने अधिकार क्षेत्र से जो है बाहर काम कर रही है, तो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जांच कर प्रतिषेध, मतलब कि उसको बीच में ही जो फैसला चलता ही रहेगा तो बीच में प्रतिषेध लगा देगी, मतलब उसको स्टे, मतलब उसको रोक देगी कि आप किस मतलब अपने आप अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, उसको बीच में ही रोक देगी। तो ये हमेशा जो है सीनियर कोर्ट जो है, कोई भी सीनियर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को लगाती है। जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो हाई कोर्ट को लगाएगी। हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगा सकती है। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है किसी मुजफ्फरपुर के मतलब फैसले को देख रही है, तो मान लीजिए फिर जो पटना हाई कोर्ट है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट पर जो है प्रतिषेध लगा सकती है, ये रिट जारी कर सकती है। और उत्प्रेषण, ये भी जो है कोई सीनियर कोर्ट जो है, सीनियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पर जारी करता है। ये दोनों में अंतर क्या है, ये फैसला जब चल रहा होता है, जब मुकदमा चल रहा होता है तभी बीच में ये लगा दिया जाता है, ये रिट जारी किया जाता है। और ये उत्प्रेषण जो है ये मतलब कि जब कर देता है उसके बाद ये लगाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर दिया, फैसला दे दिया सपोज दैट, तो फिर उस पर मान लीजिए कि दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसने फैसला दे दिया और उसके बाद किसी व्यक्ति को पता लगा कि नहीं ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्षेत्र में आता ही नहीं था, तो उसने तो फैसला दे दिया, तो अब फिर वो जाएगा अपने पटना हाई कोर्ट में, तो फिर पटना हाई कोर्ट जो है फैसला दे दिया, उसके बाद कौन सा प्रतिषेध नहीं जारी करेगी, उसके बाद उत्प्रेषण मतलब स्टे कर देगी। या सपोज दैट कि अनुचित न्याय दे दिया है कोई कोर्ट, मान लीजिए लगता है कि आपको लगता है कि कोई ऐसा कोर्ट है जो पटना हाई कोर्ट ही है, मान लीजिए आपको लगता है कि जो हमने कोई मान लीजिए चोरी किया है और मान लीजिए हम एक बैंक में मान लीजिए 10 लाख चोरी किया, सपोज दैट मैंने घोटाला के 10 लाख चोरी किया और हमको जो है पटना हाई कोर्ट ने जो हमको जो है फांसी की सजा सुना दी सपोज दैट। तो ये क्या है, अनुचित न्याय है। कोई चोरी करने के जगह किसी के जान लेना तो अनुचित है नहीं, अनुचित न्याय तो है नहीं। हाँ, उसको आप कारावास दीजिए, जान लेना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या अनुचित न्याय भी अगर कोई करता है तो फिर जो है जो सीनियर कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे तो क्या लाएगी, उस पर स्टे लगा देगी, उसको मतलब उस पर ये रिट जारी कर देगी, उत्प्रेषण। या जैसे कि मान लीजिए अगर ये उत्प्रेषण, जैसे कि किसी को मान लीजिए किसी हाई कोर्ट ने जो है फांसी की सजा सुना दी, तो आप उसको जो है अधिकार है कि फांसी की सजा जो सुनाते हैं, तो उसके बाद अगर किसी हाई कोर्ट ने क्या कहता है लगा दिया है, फांसी की सजा सुना दिया, तो मान लीजिए आप उसको तो अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अंतिम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी जो है सुनवाई कर सकता है। तो जब तक उसको जो पिछले कोर्ट ने जो आदेश दिया है जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, तब तक फिर सीनियर जो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कैसे करेगी। तो फिर इस पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है, उत्प्रेषण जारी करेगी, मतलब ये रिट जारी करेगी कि आपके फैसले को हम तत्काल रोकते हैं। तो यही 5 प्रकार के रिट थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ये खत्म हो गए। आपको मैंने शिक्षा का अधिकार बताया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार समझा दिया। 29, 30, 31 में संपत्ति का अधिकार कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्यों जरूरी था, सब बता दिया। रिट कितने प्रकार के होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रतीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, सब मैंने बता दिया। उसके बाद आता है 33, 34, 35। तो जो मौलिक अधिकार जो हमारा था वो पूरा खत्म हो चुका है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी चीज थे वो खत्म हो चुका है। 33, 34, 35 इसी में जो है वो बताते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा 12 से 35 के बीच में की गई है। 12 में आपको मैंने बता दिया था राज्य की परिभाषा है। 13 में जो अल्पीकरण असंगत सब मैंने बता दिया। आप 14 से लेकर और यहाँ तक जो आपको खत्म होता है 32 तक मौलिक अधिकार वो मैंने पूरा खत्म दिया। आप 33 से 34 और 35 को समझ लीजिए क्या है। तो 33 में क्या है, इसमें जो कुछ क्षेत्र में कुछ विभाग में जो मूल अधिकार को सीमित किया गया है। सीमित क्यों किया गया है, बहुत जरूरी है। जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, चाहे मीडिया हो गया, इन लोग को जो है पूरा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। इनका मौलिक अधिकार जो है सीमित किया गया है। कैसे सीमित किया गया है, जैसे कि कोई सेना है तो सेना में मान लीजिए कि आप जब पढ़ाए थे आपको यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपको बताया थे कि 19 के तहत जो हमको जो सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो मान लीजिए अगर सेना को सब कुछ अगर दे दिया जाए, उनको ही बोलने का अधिकार है, उनको भी सभा करने का अधिकार है, तो क्या है वो अपने सीनियर्स के से जो है सीनियर कुछ ऑर्डर देगा तो क्या है
उससे मुंह लगा सकता है, उसे एक सभा बना के जो है अपने मान लीजिए अंदर में एक सभा बना के जो है उसे मतलब कि अपने सीनियर के खिलाफ बोल सकता है। तो ये दिक्कत हो जाएगा सेना के खिलाफ ही, तो मतलब कि व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें जो है सेना के लिए जो उसका जो मूल अधिकार सीमित किया गया, सेना उसी के तहत जो पुलिस हो गया, जो हमारे गुप्तचर होते हैं, जो हमारे एजेंट होते हैं, जो रॉ होते हैं, उनको भी सीमित किया गया है कि नहीं आप जो है आपके मूल अधिकार सीमित किया गया था, क्योंकि ये देश हित के लिए जरूरी है। जो मीडिया हो गया उसको भी इसी के तहत जो कुछ मूल अधिकार सीमित किया गया है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि अभी भारत और चीन में अगर सपोज दैट युद्ध छिड़ जाए तो मीडिया को भी आर्टिकल 19 के तहत जो बोलने का जो अधिकार है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि इधर से लाइव कर दे, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर दे कि जो हमारा युद्ध हो रहा है, जो क्षेत्र इधर से हो रहा है, सब कुछ दिखाने लग जाता है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो क्या है, जो मीडिया है तो पूरा वर्ल्ड उस पर नजर रखता है, पूरा वर्ल्ड में देखता है न्यूज़ को, वो देखेगा तो फिर उसको पता लग जाएगा कि भारत में क्या क्या हो रहा है, तो हमारे युद्ध क्षेत्र में हमको दिक्कत हो जाएगा। तो इनको जो है मूल अधिकार जो मीडिया को इसमें जो सीमित किया गया है। इसी प्रकार जो 33 में क्या है, मूल अधिकार जो सीमित किया गया है, किसी का सेना हो गया, पुलिस हो गया, गुप्तचर हो गया, मीडिया हो गया, ये लोग का मूल अधिकार जो कुछ सीमित किया गया है। तो 34 में जो है इसी में जो है सेना, जैसे कि सेना का जो है मूल अधिकार सीमित किया गया, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा छूट दिया गया, जैसे कि कहते हैं सैन्य कानून या मार्शल लॉ। तो ये क्या होता है कि जिस क्षेत्र में अगर सैन्य कानून या मार्शल लॉ लग गया तो उस क्षेत्र में जो क्या है मूल अधिकार जो है आपका जो है क्या होता है, सबके सब नहीं, कुछ मूल अधिकार जो है आपके जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, खत्म नहीं, खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता, सस्पेंड। जैसे क्या है, कोई जॉब में अगर आप कुछ घोटालाबाजी करते हैं तो क्या होता है, जब तक आप कुछ बड़ा घोटाला नहीं करते तब तक आपको डिसमिस नहीं किया जाता, मतलब कि जॉब से हटाया नहीं जाता, बल्कि सस्पेंड कर दिया जाता है 1 साल 2 साल के लिए। तो उसी प्रकार जो है मौलिक अधिकार को कभी डिसमिस नहीं किया जा सकता है, बल्कि डिसमिस सस्पेंड किया जा सकता है। तो जहां अगर सैन्य कानून अगर मार्शल लॉ गया, सैन्य कानून मतलब क्या, फौजदारी कानून, जहां सेना का कानून लागू हो गया वहां आपका मौलिक अधिकार को जो क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, हमेशा वहाँ पर बमबारी गोलाबारी होती रहती है, तो वहाँ पर जो है मार्शल लॉ लगता रहता है। तो मार्शल लॉ वहाँ मान लीजिए अगर वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगाया जाए तो आर्टिकल 19 के तहत क्या है, हमको बताया था आपको बोलने का अधिकार है, एक के तहत सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। तो मान लीजिए कि वहाँ के और जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हो और वो जो है मान लीजिए कि वहाँ के जो लोकल व्यक्ति सब है उनसे जो है साठ कर ले और बोले कि जब हम इधर से मतलब कि निकले तो जब हम पे और सेना कार्यवाही करे तो आप लोग क्या एक सभा कर लीजिएगा, बीच में कुछ सभा कर लीजिएगा तो ताकि उस भीड़ का फायदा उठा के जो हम भाग जाए, तो ये दिक्कत हो जाएगा, सेना लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। वही बताया गया कि जहाँ सैन्य कानून आपका लागू होता है वहाँ आपका जो आर्टिकल जो 19 होता है, 19 जो है पूरा खत्म हो जाता है। ये नहीं आप बोलिएगा कि सैन्य कानून जहाँ लगा है हमको बोलने का अधिकार है, हमको सभा करने का अधिकार है, हमको संगठन बनाने का अधिकार, नहीं, आपका मूल अधिकार वहाँ पर सस्पेंड है। जहाँ सैन्य कानून लागू है वहाँ मार्शल लॉ लागू, सैन्य कानून तो क्या, वहाँ सेना का कानून लागू है, वहाँ सेना अपना काम करेगी, बिना पूछे आपके घर में घुसेगी, आपसे जानकारी लेगी, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके घर में क्यों आ रहा है, कोई जा रहा है, आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सेना कानून लगा, क्योंकि वो देश हित के लिए जरूरी है। यही 34 हो गया। 35 में जो है संसद को मूल अधिकार को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जैसे जितने भी मौलिक अधिकार है, जैसे कि सपोज दैट आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण के तहत ही जो जब तक अच्छा वातावरण नहीं रहेगा, अगर खराब वातावरण तो हमारे प्राण के लिए तो गलत, मतलब प्राण के लिए तो वो दिक्कत ही है ना। जैसे कि इतनी गाड़ियां आ गई हैं, पेट्रोल डीजल, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उस तरह तरह की बीमारी हमारे शरीर में आएगी, तो हमारे प्राण का तो मतलब कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका तो हानि नहीं कर रही है। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप जितने भी कंपनी है जो गाड़ी का निर्माण करती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो जो है आप मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का है, सिर्फ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी है सिर्फ वही बनाएगी। तो इसमें यही कहा गया है संसद को मूल अधिकार बनाने, प्रभावशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी के तहत जो संसद जो है जहां सैन्य कानून लागू होता है वहां पर जो है मूल अधिकार को क्या करती है, सस्पेंड कर देती है। तो 33, 34, 35 आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 33 में मूल अधिकार को सीमित किया गया है, किस किस को सीमित किया गया वो मैंने समझा दिया। 34 में मार्शल लॉ क्या है वो भी मैंने समझा दिया। 35 में जो है संसद को अधिकार है मूल अधिकार को जो और प्रभावशाली बनाने के लिए जो है कानून का निर्माण कर सकती है। अब ये खत्म हो गया पूरा मौलिक अधिकार हमारा। अब आता है वैसे कौन से मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिक मतलब सिर्फ ओनली इंडियन को प्राप्त है। तो इसमें 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 आर्टिकल है सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। बाकी जितने भी आपको आर्टिकल है वो गैर नागरिक और गैर नागरिक
सभी को प्राप्त है, लेकिन ये 5 आर्टिकल है ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, सिर्फ ये गैर नागरिक को क्यों नहीं प्राप्त है? तो आपको मैंने 15 में बताया था, किसी के साथ जो सरकार जो है किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए इसमें तो ये बोला है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो आप विदेशी भी कोई आ जाएगा, मान लीजिए कोई विदेशी से भी आएगा, कहेगा कि आपने तो पहले अपने संविधान में बोला हुआ है कि सरकार जो किसी के साथ जो है धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के अनुसार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कोई विदेशी आ जाएगा, बोले कि आपने तो बोला हुआ है कि जन्म स्थान के अनुसार हमको कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, तो हमसे आप कहा किस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। 16 में कहा गया है कि आपको बताया था लोक नियोजन में समानता, तो अब कहा है कि आपने बोला हुआ है कि सरकार जो किसी के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान का लिंग, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी आ जाएगा भारत में, कहेगा कि जो आप हमको जॉब दीजिए, अब वैकेंसी निकला है उसमें भी हमको फॉर्म भरने का अधिकार है, क्योंकि आपके अपने संविधान में बोल रखा है जो किसी के जन्म स्थान के अनुसार जो है भेदभाव नहीं करेगा, तो आप हमारे साथ कैसे कर रहे हैं। जैसे कि 19 में बोला गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको सभा करने का अधिकार, आपको संगठन बनने का अधिकार, आपको देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है। तो मान लीजिए कोई विदेशी आ जाएगा, पाकिस्तानी भारत में आ जाएगा, बोलेगा आपने अपने संविधान में बोल रखा है कि आपको सभा करने का अधिकार है, पाकिस्तान से 50 हुआ आ जाएगा, यहाँ पर सभा करने लगेगा, मोदी जी को यहाँ पर गरियाने लग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। 29 में कहा गया है किसी को जो अल्पसंख्यक हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, आज ही मैंने पढ़ाया जो भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे संस्कृति के आधार पर हो, मान लीजिए आप विदेश से ही कोई बाहर आया, कहा कि हमारी भाषा जो अल्पसंख्यक है हमारी भी आप संरक्षण की, क्योंकि आपके संविधान में बोला गया है। 30 में बोला गया है कि वही जो आप अल्पसंख्यक अपने मर्जी के जो है शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। मान लीजिए पाकिस्तानी आ जाएगा, कहा कि हम यहाँ पर जो ये लोग अल्पसंख्यक हैं, तो आपने तो अपने संविधान में बोले रखे हैं जो कि सभी अल्पसंख्यक अपने मर्जी के शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर आएगा, शिक्षा संस्थान खोल देगा और उसमें बनाएगा क्या, बम, ये सब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है 5 मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, बाकी के बाकी सभी भारत नागरिक और गैर नागरिक सभी को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, 5 बार बोलिए, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। आई थिंक आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। भाग 3 आपको होता है पूरा खत्म। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूरा का पूरा खत्म हो गया, मौलिक अधिकार। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा हमारा DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। चलिए।